तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले घूर्णन गति। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कोणीय त्वरण की, और फिर हम लोग कोणीय गति संबंधी या कहो घूर्णन गति संबंधी तीनों समीकरणों का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात बच्चा करते हैं कि ये घूर्णन गति क्या होती है। तो देखिए, जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः, हाँ बच्चा, स्थिर अक्ष के परितः क्या करता है? घूमता है। क्या बच्चा करता है? घूमता है। अब सोचो कैसे, थोड़ी देर के लिए देखो, ये पंखा आपके घर का है और पंखे की ये कैसी है? स्थिर अक्ष है, और इस अक्ष के परितः एक वृत्त में पंखे की जो ब्लेड होती है वो क्या होती है बच्चा? घूमती है ना। तो ये किस प्रकार की गति है? घूर्णन गति है। किस प्रकार की बच्चा गति है? घूर्णन गति है। या कोई लट्टू आप उसको नचा के छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं लट्टू में एक नोक जैसी तुमको नीचे दिखेगी ना, तो उसी के परितः वो यो 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 क्या करता है? घूमता रहता है। वृत्तीय के कहा? वृत्त में घूमता रहता है। तो बच्चा, ये किस प्रकार की गति है? यही तो घूर्णन गति है। किस प्रकार की है? घूर्णन गति। तो हम क्या कहेंगे कि जब कोई पिंड, या कहो यदि कोई पिंड कहां एक निश्चित या कहो स्थिर अक्ष के परितः क्या करता है? घूमता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? तब हम इसे घूर्णन गति कहते हैं, या बच्चा इसी को हम लोग कोणीय गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय गति कहते हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा पिंड जिस अक्ष के परितः घूमता है, जैसे कि पंखे में जो रॉड लगी होती है, पंखा उसी अक्ष के परितः तो घूमता है, तो इस रॉड को हम क्या बच्चा कहेंगे? घूर्णन अक्ष। तो क्या कहेंगे कि हमारा पिंड जिस अक्ष के परितः घूमता है उसे बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष कहते हैं। क्या लल कहते हैं? घूर्णन अक्ष कहते हैं। और ये जब बच्चा घूर्णन गति होती है, जब ये घूर्णन गति होती है, तो इस घूर्णन गति में हमारा जो पिंड है, पिंड का प्रत्येक कण कहां? एक वृत्त में घूमता है। पिंड का प्रत्येक कण किस में घूमता है? एक वृत्त में घूमता है। अब तुम सोच रहे हो ये क्या बता रहे हैं कि पिंड का प्रत्येक कण एक वृत्त में घूमता है, ये कैसे है? तो बच्चा देखिए, ये अक्ष है और फिर उसमें देखते हैं आप तीन ब्लेड ऐसे ऐसे लगी रहती हैं। तो ये ब्लेड, ये पंखा है ना, तो पंखे का ये प्रत्येक कण एक एक भाग ये कैसे घूमता है? वृत्तीय। कैसे? वृत्त में घूमता है। तो हम क्या कहेंगे? इस कौन सी घूर्णन गति में, इस घूर्णन गति में जो हमारे पिंड का प्रत्येक कण है वो कैसे बच्चा? एक वृत्त में घूमता है। और इन सभी वृत्तों के जो केंद्र होते हैं वो घूर्णन अक्ष पर होते हैं। कहां बच्चा मेरा होते हैं? घूर्णन अक्ष पर होते हैं। ठीक है। अब बच्चा देखो, अब ये जब घूर्णन गति हो रही है, घूर्णन गति जब हो रही है, तो यदि घूर्णन गति के दौरान समय के साथ कोणीय वेग क्या बदल रहा हो, समय के साथ कोणीय वेग बदल रहा हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? कोणीय वेग परिवर्तन की दर। क्या बच्चा कहेंगे? कोणीय वेग परिवर्तन की दर। और कोणीय वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो कोणीय त्वरण अल्फा के बराबर होती है। तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या होती है? कोणीय त्वरण अल्फा के बराबर होती है। तो ये तुम्हारी किसकी हो गई? कोणीय त्वरण की भी परिभाषा हो गई। तो एक बार बच्चा हम पुनः देखते हैं, हमने क्या कहा कि जब कोई पिंड कहां एक निश्चित अक्ष के परितः क्या होता है? घूमता है, तब ये जो गति हमें मिली इसे ही हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति, या फिर क्या बच्चा कहते हैं? कोणीय गति कहते हैं। फिर हमने कहा पिंड जिस अक्ष के परितः घूमता है उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष। और इस घूर्णन गति में पिंड का जो प्रत्येक कण है, हर एक कण वो कहां? एक वृत्त में घूमता है। कहां बच्चा? वृत्त में। और इन सभी जितने कणों के, भाई जितने कण हैं एक वृत्त में घूमेंगे, और इन सभी वृत्तों का जो केंद्र होता है वो कहां होता है? घूर्णन अक्ष पर होता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे कि
पंखे की गति, पंखे की ब्लेडों की गति, तो पंखे की ब्लेडें जो होती हैं वो एक अक्ष के परितः घूमती हैं। फिर हम क्या कहेंगे, लट्टू की गति, किसकी, घूमते हुए नाचते हुए लट्टू में कौन सी, घूर्णन गति होती है। फिर हमने कहा तुम्हारा कौन सा, कोणीय त्वरण। तो बच्चा कोणीय त्वरण क्या होता है, तो कोणीय त्वरण में हमने कहा जब वो घूम रहा है अक्ष के परितः तो उस समय अगर उसके कोणीय वेग में क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन, तो जब समय के साथ परिवर्तन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, कोणीय त्वरण अल्फा के बराबर होती है। यही बच्चा हमने लिख भी रखा है। तो आइए देखते हैं घूर्णन गति में, देखो हमने क्या लिखा है कि जब कोई पिंड कहां, किसी स्थिर अक्ष के परितः, जैसे आप देखते हैं पंखे की कैसी स्थिर अक्ष है ना, जो डंडा ऊपर लगा होता है, स्थिर अक्ष के परितः घूमता है, तब इसे घूर्णन गति अथवा हमने क्या कहा था, कोणीय गति कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी परिभाषा। फिर हमने कहा जिसके परितः ये घूमता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। और इस घूर्णन गति में जो हमारा जैसे पंखा घूम रहा है तो ब्लेडे हैं, या आप कहेंगे पूरी होल बॉडी का जो प्रत्येक कण होता है वो कहां, एक वृत्त में गति करता है, और इन सभी वृत्तों का केंद्र कहां, घूर्णन अक्ष पर होता है। ठीक है बच्चा, ये था हमारा एक्स्ट्रा। अब बच्चा कोणीय त्वरण, तो हमने कोणीय त्वरण में अभी क्या कहा था कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, कोणीय त्वरण अल्फा के क्या होती है, बराबर होती है। या यूं कहो कि किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः, अभी हमने कहा था जब गति होगी तो उसमें क्या हो रहा है, गति के दौरान कौन सा वेग, अब भाई कोणीय गति यानी कि घूर्णन हो रही है तो घूर्णन गति में कौन सा वेग, कोणीय वेग आएगा। अगर कोणीय वेग परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, कोणीय वेग परिवर्तन समय के साथ होगा, यानी कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर उस पिंड का कोणीय त्वरण कहलाती है या कहते हैं, जो मन करे वो बोल सकते हैं। अब बच्चा जब सोचो वो यूं 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 पंखा घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि यदि t सेकंड में किसी पिंड का कोणीय वेग ओमेगा 1 से बदलकर ओमेगा 2 हो जाता है। हमने टाइम कितना ले लिया, t ले लिया। बच्चा कितना ले लिया, t ले लिया। भाई हमने कहा कि जब वो घूमना उसने स्टार्ट किया तो उस समय उसका वेग क्या था, हमने कहा ओमेगा 1 था, और t सेकंड पश्चात या कहो t सेकंड बाद बदल के बच्चा क्या हो जाता है, ओमेगा 2 हो जाता है। तब पिंड का कोणीय त्वरण, तब पिंड का कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण अभी आपने देखा, क्या हमने कहा बच्चा, कोणीय वेग परिवर्तन की दर, यानी कि कोणीय वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, कोणीय वेग परिवर्तन बटे बच्चा क्या, समयांतराल। तो बच्चा कोणीय त्वरण को हम लोग नोट किससे करते हैं, अल्फा से। तो यहीं से हम कहेंगे कि अल्फा बराबर कोणीय वेग परिवर्तन। तो बच्चा वेग ओमेगा 1 से बदल के क्या हो गया, ओमेगा 2 हो गया। अब जैसे समझने के लिए, जैसे हमने कहा प्रारंभ में समय t1 था, t1 से बदल t2 हुआ, तो अगर हम कहें कि टाइम का जो है परिवर्तन निकालो तो बच्चा क्या कहोगे, डेल्टा t बराबर यही तो कहोगे t2 माइनस t1। ऐसे ही अगर क्षेत्रफल a2 a1 या a1 a2 दिए होते थे, डेल्टा a हम लोग निकालते थे तो बच्चा क्या कहते थे, a2 माइनस a1। तो यहां पर हम कोणीय वेग परिवर्तन निकालेंगे, तो कोणीय वेग ओमेगा 1 से बदल के लाल क्या हो जाता है, ओमेगा 2। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और बटे बच्चा क्या हो जाएगा, समयांतराल। तो समयांतराल बच्चा यहां पर कितना है, t, कितना है बच्चा समयांतराल, t। अब अगर हम इसके बच्चा मात्रक की बात करें, किसके, मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या बच्चा होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद में अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र बच्चा t माइनस 2 होता है। क्या होता है, हमने कहा t माइनस 2 होता है। ठीक है, अब बच्चा हम लोग बात करेंगे घूर्णन गति के तीनों समीकरण की। किसकी बात करेंगे, घूर्णन गति के तीनों समीकरण की। तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं गति के तीनों समीकरण, तो पहले तो गति के हम तीनों समीकरण लिख के इसका कंपेयर करते हैं। तो बच्चा गति का जो प्रथम समीकरण था वो क्या था, हम लोग जानते हैं v बराबर क्या था, v बराबर था u प्लस एटी,
दूसरा क्या था, दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरे की अगर बात करें बच्चा तो वो था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन ये रेखीय गति के लिए थे, यहां घूर्णन गति है। तो बच्चा घूर्णन गति में सबसे पहली बात तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि वहां प्रारंभिक वेग क्या होता था, u, और यहां बच्चा जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, ओमेगा नॉट। किससे नोट करेंगे, ओमेगा नॉट से। वहां पर बच्चा जो अंतिम वेग था वो क्या होता था, v, लेकिन यहां हम लोग अंतिम वेग को नोट करेंगे किससे बच्चा, ओमेगा से। किससे नोट करेंगे, ओमेगा से। वहां पर जो बच्चा रेखीय विस्थापन होता था वो s होता था, यहां कोणीय विस्थापन है जिसे हम लोग नोट करते हैं थीटा से। उसके बाद में बच्चा अगर हम बात करें त्वरण की तो रेखीय त्वरण a होता था, लेकिन लाल मेरा यहां कोणीय त्वरण अल्फा होगा। तो यहां से अगर हम पहला समीकरण देखें तो v बराबर u प्लस ए टी रेखीय गति में, तो घूर्णन गति में बच्चा v की जगह देखो क्या आ जाएगा, ओमेगा, प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, और प्लस कोणीय त्वरण अल्फा क्या आया, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आया बच्चा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहां से देखें, यहां पर s क्या है, विस्थापन है, कैसा, रेखीय विस्थापन, बट यहां पर बच्चा कोणीय विस्थापन जो होगा वो थीटा होगा। तो हम क्या कहेंगे, थीटा बराबर, अब प्रारंभिक वेग अभी बताए थे ओमेगा नॉट टी, और प्लस बच्चा क्या हो जाएगा, अल्फा हाफ अल्फा, क्यों, ए है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण अल्फा टी स्क्वायर। उसके बाद में बच्चा v स्क्वायर, तो यहां पर देखिए अंतिम वेग क्या होता है, ओमेगा होगा भाई, कोणीय गति है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्रारंभिक वेग, और यहां पर ये क्या है तुम्हारा प्रारंभिक कोणीय वेग, और प्लस बच्चा क्या हो जाएगा 2, और a क्या है, रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण अल्फा, और यहां पर कोणीय विस्थापन क्या होगा, थीटा। तो बच्चा हमने देखा कंपेयर कराने पर हमें ये प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा हम मान लेते हैं कि माना कोई पिंड एक स्थिर अक्ष के परितः, भाई अभी आपने देखा था कोणीय गति में कि पिंड स्थिर अक्ष के परितः क्या कर रहा था, गति कर रहा, तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कोई पिंड अगर स्थिर अक्ष के परितः एक नियत कोणीय त्वरण अल्फा से या कहो बच्चा अल्फा के अंतर्गत क्या कर रहा है, घूम रहा है, मीन्स रोटेट कर रहा है, तब किसी क्षण t बराबर 0 पर, हमने प्रारंभ में समय क्या कह दिया, t बराबर कितना है 0 पर, पिंड का कोणीय वेग, जब समय क्या था t बराबर 0, तो उस समय बच्चा कोणीय वेग कितना था, ओमेगा नॉट, और फिर हमने कहा t बराबर 0 से जब समय t हो गया तो t सेकंड बाद बढ़ करके जो ये तुम्हारा है वेग वो बच्चा ओमेगा नॉट से बदलकर क्या हो गया, ओमेगा हो गया। पुनः हमने कहा भाई कोई पिंड है स्थिर अक्ष के परितः घूम रहा है, जब समय t बराबर 0 था तो उस समय कोणीय वेग कितना, ओमेगा नॉट था। अब जब समय t बराबर t हो गया तो बच्चा कितना हो गया, हमने कहा बदल करके उसका कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। ठीक है, तब बच्चा तब कोणीय त्वरण की परिभाषा से, तब हमने क्या कहा कि तब कोणीय त्वरण की परिभाषा से, तो बच्चा जैसा कि हम लोग जानते हैं कोणीय त्वरण की परिभाषा से अभी अभी हमने निकाला था अल्फा बराबर कितना निकाला था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे टी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे टी। तो बच्चा देखिए यहां से ये क्या बनेगा, अल्फा बराबर, अब देखिए ओमेगा 2 अंतिम वेग था, ओमेगा 1 क्या था, प्रारंभिक वेग। अब यहां बच्चा देखिए प्रारंभिक वेग कितना है, ओमेगा नॉट, अंतिम वेग कितना है, ओमेगा, तो वहां ओमेगा 2 अंतिम वेग है, यहां ओमेगा है, तो ओमेगा 2 की जगह बच्चा क्या हम रखेंगे, ओमेगा माइनस फिर ओमेगा 1 प्रारंभिक वेग, यहां क्या है ओमेगा नॉट, और बटे बच्चा मेरा क्या चल रहा है, बटे टी, तो समयांतराल तो टी, तो ये बच्चा क्योंकि 0 से t था तो बटे बिलाल मेरा क्या हो गया t। अब ध्यान से देखो क्या हम इसका बटा 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो बच्चा गुणा कराएंगे
ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की 1 से, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एकन ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर अल्फा की गुणा टी से बच्चा कराओ, तो ये क्या हो गया अल्फा टी, क्या हो गया अल्फा टी। अब ला लिए माइनस का ओमेगा नॉट उस साइड भेजो तो प्लस का हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस लाल मेरा क्या आ जाएगा अल्फा टी। यही है हमारा घूर्णन गति का प्रथम समीकरण। बच्चा क्या है ये हमारा घूर्णन गति का प्रथम समीकरण। अब बच्चा हम लोग बात करेंगे द्वितीय समीकरण का निगमन करना। किसकी बात करेंगे द्वितीय समीकरण का निगमन। तो अभी अभी बच्चा हम देख रहे थे कि पिंड स्थिर अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा के अंतर्गत क्या कर रहा था घूम रहा था या गति कर रहा था। तो किसी क्षण t बराबर 0 पर पिंड का कोणीय वेग क्या था ओमेगा नॉट था, और फिर t सेकंड बाद बढ़कर के ओमेगा, यानी कि क्या हो रहा है कोणीय वेग एक समान दर से क्या हो रहा बढ़ रहा है। भाई ओमेगा नॉट से कितना हो गया ओमेगा, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो हमने वही सीधे लिख दिया है कि चूंकि पिंड का कोणीय वेग एक समान दर से क्या होता है बढ़ता है, तब t बराबर 0 व t बराबर t के बीच, यानी कि 0 से t के बीच जो औसत कोणीय वेग होगा, क्या बच्चा औसत कोणीय वेग कितना होगा। तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कक्षा 3-4 हम लोग पढ़े कि कहीं दे दिया तुम्हें 1 2 3 का औसत निकालो, तो तुम बेटा यही तो कहोगे 1 + 2 + 3, अब बटे फिर क्या करोगे 1 + 2 + 3, फिर कुल संख्या देखोगे तो 1 2 3 संख्या, तो बटे लिख दोगे 3। तो यहां हमें t बराबर 0 से t बराबर t के बीच औसत कोणीय वेग निकालना है। तो बच्चा पहले कितना था आप देखेंगे, पहले कितना था हमारा प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट से कितना ओमेगा, तो यहाँ 1 और ये दूसरा, यानी कि 2 ही नंबर है। अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कितना है बच्चा 2, तो इसका औसत निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे औसत कोणीय वेग ओमेगा बार ये किसको प्रदर्शित कर रहा है औसत को, तो औसत कोणीय वेग ओमेगा बराबर ये बच्चा हमारा कितना हो जाएगा जाके ये हो जाएगा ओमेगा नॉट और प्लस ओमेगा बटे बच्चा क्या हो जाएगा 1 ही 1 1 2 भाई 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 बटे 3, यहाँ ओमेगा और ओमेगा नॉट, तो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बटे बच्चा क्या हो गया 2। अब हम कहेंगे यदि t सेकंड बाद में पिंड थीटा कोण घूमता है, हमने कहा अगर पिंड t सेकंड में थीटा कोण घूमता है तब बच्चा कोणीय विस्थापन, तो लाल मेरा हम लोग देखेंगे तब कोणीय विस्थापन जो होगा वो क्या होगा औसत कोणीय वेग और गुणे बच्चा क्या होगा गुणे समयांतराल। तो कोणीय विस्थापन तो बच्चा जैसा हम जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि वहां रेखीय विस्थापन s और यहाँ कोणीय विस्थापन थीटा होता है। तो बच्चा कोणीय विस्थापन यहां से क्या हो जाएगा लाल मेरा थीटा हो जाएगा। और फिर औसत कोणीय वेग, तो औसत कोणीय वेग बच्चा हम लोगों ने निकाल रखा है, क्या निकाल के लाए थे ओमेगा नॉट और प्लस ओमेगा और बटे बच्चा क्या लाए हैं 2, और गुणे में समय यानी कि समयांतराल, वो कितना समयांतराल है समय t है बच्चा, कितना है t समयांतराल है। तो यहां से लाल मेरा हम लोग देखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हम लोगों ने अभी निकाला था ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। आप एक काम करिए, ये ओमेगा का यहां पर मान डाल दो समीकरण 1 से, तो देखिए यही बनेगा बच्चा थीटा बराबर ओमेगा नॉट, वैसे लिख लो ओमेगा का मान बच्चा क्या निकाले थे प्लस ओमेगा का मान रखो, ओमेगा निकाले ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो यहां लिख दो ओमेगा नॉट और प्लस लाल मेरा अल्फा टी, और बटे में डियर अगर देखिए तो कितना चल रहा है बटे में आप पाएंगे 2 चल रहा है लाल, कितना चल रहा 2 चल रहा है, और इधर से अगर ध्यान से देखो तो गुणे में क्या चल रहा है टी चल रहा है। ठीक है, अब एक काम करो यार, ये थीटा बराबर यहां से हम लिख रहे हैं इसके बाद में थीटा बराबर ओमेगा नॉट तो यार 1 ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया बच्चा मेरा 2 ओमेगा नॉट, उसके बाद में प्लस क्या है अल्फा टी है, प्लस बच्चा क्या है अल्फा टी, और बटे में लाल मेरा क्या चल रहा है 2 चल रहा है, क्या चल रहा है बटे में 2 चल रहा है,
तो बटे में हमने क्या रख दिया, अब बटे में 2 चल रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके भी बटा 2 और इसके भी बटा में बच्चा क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, बटे में 2 डाल देंगे, क्योंकि अभी फिर से 2 एलसीएम ले लो यार, वही तो बन जाएगा। और देखो बच्चा गुणे में टी चल रहा है, गुणे में टी भी तो चल रहा है, तो टी से देखो, अब ध्यान दो, चलो एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, गुणे में टी ऐसे डाल दो। अब बच्चा ध्यान से देखो तो ये 2 और ये 2 क्या हुआ, मर जाएगा। तो बचा क्या, थीटा बराबर हम कहेंगे, अब देखो टी से अंदर हम गुणा भी साथ में दे देते हैं, तो पहले ओमेगा नॉट की टी से गुणा करें तो ओमेगा नॉट टी, और प्लस अब बच्चा टी की टी से गुणा करो तो देखो टी स्क्वायर और अल्फा बाई 2 यानी कि 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो बच्चा ये क्या है हमारा, यही है द्वितीय समीकरण, क्या, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब बच्चा हम लोग तृतीय समीकरण का निगमन करेंगे। तो देखिए तृतीय समीकरण का निगमन करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग मारो और हल करो, अभी फटाक से आ जाएगा। तो बच्चा पहला समीकरण हम लोग क्या निकाले थे, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो समीकरण 1 है बच्चा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो इसका वर्ग करना है, तो इधर भी वर्ग मार दिया बच्चा, इधर भी हमने क्या मार दिया, वर्ग मार दिया। तो वर्ग करोगे तो ये तो बच्चा ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इधर से a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लाल मेरा, जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस लाल मेरा b स्क्वायर, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इंटरव्यू में या कहीं पर पूछ दे कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो और आप ऐसे लिख दो तो वो क्रॉस कर देगा, यानी काट देगा उसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बच्चा देखिए ध्यान से, ये यहां पर a का काम करेगा और ये काम करेगा b का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा हमने कहा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप खोलिए तो देखिए क्या होता है, a स्क्वायर, तो a की जगह लाल कौन है, ओमेगा नॉट, तो यहां हम क्या कहेंगे, ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a की जगह बच्चा क्या है, ओमेगा नॉट प्लस 2a और फिर बच्चा क्या है, b, तो b की जगह कौन है, अल्फा है और t है, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह बच्चा अल्फा t, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर और क्या बनेगा, t स्क्वायर। ठीक है, अब लाल मेरा काम हम लोग करते हैं, ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, इधर से ओमेगा नॉट स्क्वायर वैसे लिखते हैं प्लस। अब यहां से हम काम ये करेंगे, आप देखेंगे बच्चा 2 अल्फा हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 2 अल्फा कॉमन, तो 2 और अल्फा हमने बाहर निकाल दिया, तो यहां से देखो 2 और अल्फा निकल गया, बचा क्या बच्चा, ओमेगा नॉट और टी, तो ओमेगा नॉट और टी हमने वैसे लिख दिया प्लस। अब लाल देखो यहां से अल्फा तो है लेकिन 2 यहां नहीं है, तो ध्यान रखना यहां 2 नहीं मौजूद है तो 2 बटे में चला जाएगा। कहां चला जाएगा बच्चा, बटे में चला जाएगा। तो देखिए अल्फा तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या, अल्फा और उसके बाद में क्या, टी स्क्वायर, और बटे में बच्चा क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, बट्टे में 2 हो गया। तो अब लाल मेरा यहां से ध्यान देना कि अगर हम कहें समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो लाल मेरा समीकरण 2 देखो आकर के, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर बराबर किसके है, थीटा के, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर बराबर हम क्या रख सकते हैं, थीटा, यानी कि ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बटे 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, थीटा, कहां, समीकरण 2 से। तो ये क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और बच्चा इसकी जगह तो थीटा रख देंगे, तो प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये हमारा था घूर्णन गति का तृतीय समीकरण, क्या, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यही तो बच्चा हमने तीनों लिखे थे, मिला लीजिए।
पहला क्या है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फिर बच्चा दूसरा क्या लाया है, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसके बाद में बच्चा अगर 3 नंबर देखो, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो बच्चा ये थे हमारे घूर्णन गति क्या होती है, कोणीय त्वरण क्या होता है, और घूर्णन गति के तीनों समीकरण। तो बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिएगा। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।